Hello everyone, my name is Vivek Sharma, and in this video we will be discussing about four major articles. In the first article we will be talking about James Webb Telescope and यहाँ पे exoplanet को हम समझेंगे. सेकेंड आर्टिकल में प्लानिटरी डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे. अबाउट मिटियोर हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. देन हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे. यहाँ पे रत्नागर जी की हम लेगेसी को डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट में सुप्रीम कोर्ट अभी जो सुओमोटो कॉग्निजेंस लेता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझते हैं. सबसे पहले आर्टिकल में एक वर्ड आप देख रहे होंगे, एक्सोप्लैनेट. सबसे पहले इसे समझते हैं कि ये एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं. देखिए, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, इसके अंदर एक स्टार है जिसे हम सन कहते हैं और इसके आसपास आपको प्लैनेट देखने को मिलते हैं. अब ऐसे ही आपके बहुत सारे जो स्टार्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं गैलेक्सीज के अंदर और बहुत सारी गैलेक्सीज के अंदर. एंड इनके इर्द गिर्द जो प्लैनेट चक्कर काटते हैं इन्हें हम एक्सोप्लैनेट कह देते हैं. अब इनको मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं और ये अलग अलग टाइप के होते हैं. अभी रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई आपके साइंस जर्नल के अंदर, जहां पर जेम्स वेब के द्वारा एक वास्प 9494 ए बी स्टार के बारे में बात की गई. यानी 94 ए एक स्टार है और उसका बी यानी सेकंड प्लैनेट के बारे में बात की गई, जो अर्थ से 700 लाइट ईयर दूर है. अब लाइट ईयर क्या होता है? देखिए, लाइट ईयर एक डिस्टेंस मेजर करने की आपकी यूनिट है. इसके बारे में यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था. अब यहां पे सनलाइट एक साल के अंदर जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उस डिस्टेंस को आप 700 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी उतना डिस्टेंस वो दूर है हमसे स्टार. तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे आपके जो प्लैनेट है आउटसाइड सोलर सिस्टम, उनको कहीं ना कहीं मेजर किया जाता है. और अभी हमने लगभग 6200 के आसपास यानी 6200 के आसपास एक्सोप्लैनेट को ढूंढ लिया. इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी, जहां पे हमने पहला सन लाइक स्टार 51 पेगेसई 6 बी को यहाँ पे, सॉरी 6 नहीं, बी को यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया था. पहला एक्सोप्लैनेट ये था हमारा. अब यहाँ पे ये जो एक्सोप्लैनेट्स हैं ये अलग अलग साइज के होते हैं. जैसे इसे गैस जाइंट कहा जाता है, जो कि जुपिटर और सैटर्न के साइज के हैं एंड लगभग आपके उतने ही हॉट है जितना जुपिटर है. एक नेपट्यून लाइक आपके कुछ प्लैनेट्स होते हैं, नेपट्यून और यूरेनस जैसे दिखते हैं. ये हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं. ऐसे ही सुपर अर्थ साइज के भी होते हैं, यानी अर्थ से बड़े होते हैं. बट ये आप कह सकते हो कि हमारे सोलर सिस्टम में तो नहीं देखने को मिलते, और ये रॉकी भी हो सकते हैं और यहाँ पे आपको डीप ओशन भी देखने को मिल सकता है. टेरेस्ट्रियल प्लैनेट अर्थ के साइज के होते हैं एंड यहाँ पे आपको रॉकी सरफेस देखने को मिलता है. अब इसको मेजर करने के लिए कई मेथड्स हैं. जैसे एक होता है ट्रांजिट मेथड, ट्रांजिट फोटोमेट्री. अब इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं. जैसे मान लीजिए ये आपका लाइट सोर्स है, ये एक स्टार है. अब इस स्टार के इर्द गिर्द जैसे ही कोई प्लैनेट चक्कर काटता है तो आपको लाइट में हल्का हल्का डिप देखने को मिलता है. और इस डिप के थ्रू हम मेजर करते हैं कि ये प्लैनेट उससे कितना दूर है, उसका क्या रेडियस है और क्या ऑर्बिटल पीरियड है. तो यहां पे यानी जो टाइनी ब्लॉक या थोड़ा सा आपको डिप देखने को मिलता है सनलाइट के अंदर होस्ट स्टार के, उससे आप पता लगाते हो किसी प्लैनेट का. अब उसके अलावा रेडियल वेलोसिटी मेथड भी है, जिसे डोपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है. अब इसमें ग्रेविटेशनल पुल के कारण, जैसे फॉर एग्जांपल प्लैनेट और आपके स्टार के बीच में ग्रेविटेशनल पुल है, तो लाइट आपकी वेवलेंथ चेंज करती है. अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपका स्टार थोड़ा दूर जाएगा तो यहाँ पे ब्लू वेवलेंथ आ जाएगी, और जैसे ही आपका जो स्टार है सॉरी पास आएगा तो आपकी ब्लू वेवलेंथ जनरेट होगी, और जैसे ही ये दूर जाएगा तो इससे रेड वेवलेंथ जनरेट होगी. और इसी डोपलर इफेक्ट को हम यहाँ पे मेजर करते हैं एंड इसके थ्रू भी हम काफी कुछ पता लगा सकते हैं. अब साथ के साथ डायरेक्ट इमेजिंग भी आपका एक मेथड है, जहां पर आपके पास आज की डेट में बहुत एडवांस टूल आ चुके हैं. आप क्रोनोग्राफ के थ्रू यहाँ पे जो स्टार है उसके आसपास की एम्बियंस का पता लगा पाते हैं एंड इससे भी आप बहुत ज्यादा यंग प्लैनेट्स का पता लगा पाते हैं. तो कहते हैं कि भाई इसके साथ साथ एटमॉस्फेरिक कैरेक्टरिस्टिक्स का भी पता लगता है. अब यहाँ पे हम ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हैं, जहां पे आप ये देखते हैं कि भाई जो प्लैनेट है, प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से जब आपकी लाइट ट्रांसमिट करती है तो वो अलग अलग वेवलेंथ के साथ निकलेगी, एंड जिसके कारण वो अलग अलग वेवलेंथ से आप पता लगा पाते हैं कि कितना वाटर वेपर है, कितना मिथेन है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना ऑक्सीजन है, और बाकी इवन उसमें क्लाउड्स कैसे तरीके के हैं.
अब इसमें जेम्स वेब टेलीस्कोप आपका काफी हेल्प करता है। ट्रांजिट एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, ये जो लाइट में डिप है वो इसके थ्रू आपका मेजर किया जाता है। एंड साथ के साथ अभी आने वाले समय में नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप आने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इमेजेस को कैप्चर कर पाएगा। एंड हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी के ऊपर भी फोकस है। अगेन, हैबिटेबल जोन क्या होता है, जो आपकी जो प्लैनेट है, अगर वो जो सन है या स्टार है उसके ना ज्यादा करीब ना ज्यादा दूर हो, तो ऐसे केस में जैसे अर्थ है हैबिटेबल जोन में आता है, तो ऐसे प्लैनेट्स को आप हैबिटेबल प्लैनेट्स कह देते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अभी हमारे पास डिस्टेंस एक बैरियर है। कई बार क्लाउड्स के कारण हमारा जो डाटा है वो गलत भी हो जाता है। एंड कई बार जो स्टार लाइट है उसके इंटरफेरेंस के कारण भी डाटा में प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपको ध्यान में रखनी है। बट इसका वे फॉरवर्ड ये है कि हम ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी को यूज कर सकते हैं, उसके साथ सिनर्जी बिल्ड करें, तो इससे कहीं ना कहीं हम बेटर वे में इसको डिटेक्ट कर पाएंगे। एंड कहीं ना कहीं एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग के थ्रू, यानी आप सेपरेशन ऑफ क्लाउड और क्लियर एटमॉस्फेरिक जोन को अगर आप ठीक से यहाँ पे मेजर करेंगे, तो इससे भी आपके पास एक्यूरेट यहाँ पे डिटेलिंग आ सकती है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के ऊपर एक क्वेश्चन है, एस्ट्रोसैट के ऊपर क्वेश्चन है, वैसे लाइट ईयर के ऊपर भी आपका एक क्वेश्चन था। आइए अब बात करते हैं अभी यूएस की। यूएस में रिसेंटली कुछ स्टेट्स के अंदर आपको बहुत तेज एक आवाज देखने को मिली, रोड जैसे न्यूज हेमस्फेयर जैसे एरियाज में बहुत तेज आवाज देखने को मिली। अब ऐसा क्यों हुआ? कहते कि भी एक नियर अर्थ एस्ट्रॉइड जो था आपका ऑब्जेक्ट था, वो एटमॉस्फेयर में एंटर किया और उसने बहुत बड़ी एक सोनिक बूम क्रिएट किया। 1 मीटर का था तो उसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल था, एंड जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम रही। तो कहते हैं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? कहते हैं वो ऑब्जेक्ट जो अर्थ के जो आपकी ऑर्बिट है उससे काफी करीब हो, यानी सन के पेरीहेलन यानी सबसे पास वाले पॉइंट पे वो 1.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे प्लेस्ड हो, तो उस केस में ये अर्थ की ऑर्बिट को इंटरसेप्ट करेंगे एंड ये कभी भी अर्थ की, आप कह सकते हो, ग्रेविटी के कारण अट्रैक्ट होके अर्थ के ऊपर गिर सकते हैं। इसके अलावा एक नियर अर्थ एस्ट्रॉइड एक टर्म होती है और एक नियर अर्थ कॉमेट एक टर्म होती है। एस्ट्रॉइड आपके 99% जो नियर अर्थ है हमने उनको डिस्कवर कर लिया। ये रॉकी होते हैं, मेटालिक होते हैं, एंड ये कभी कोई प्लैनेट बनने की कोशिश होगी उसका रेमिनेंट होते हैं। दूसरी तरफ कॉमेट की अगर बात की जाए तो ये आइस और डस्ट के बने होते हैं, एंड ये आउटर सोलर सिस्टम के हो सकते हैं, यानी कुपलर बेल्ट से भी आपके आ सकते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में आते हैं, बट इसको आप छोड़ सकते हैं। बट व्हाट इज मिटियोर मिट्रॉइड्स, ये क्या होता है? तो कहते हैं कि भी देखो, मिटियोर आपके वो है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं एंड बर्न करते हैं मेसोस्फेयर तक। बट इनकेस ये बर्न नहीं हुए तो ये बन जाते हैं मिट्रॉइड जो अर्थ के सरफेस पे आके इंपैक्ट डालते हैं। एक ऐसा ही मिट्रॉइड आपका इंपैक्ट किया था अर्थ पे, जिसके बाद डायनासोर की जो पॉपुलेशन है वो वाइप अप होगी, तो ये अर्थ के ऊपर लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन भी कॉज कर सकते हैं। एंड एक हाइपोथेसिस ये भी कहती है कि एक मार्स के साइज का जब मिट्रॉइड अर्थ से टकराया था तो उससे ही आपका मून भी पैदा हुआ था। तो याद रखना, मिट्रॉइड तब होता है जब ये स्पेस में है, मिट्योर तब होता है जब ये हमारे स्पेस में एंटर कर गया, यानी एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया, एंड मिट्रॉइड तब होता है जब ये आपका अर्थ को हिट करेगा। ये 3 कैटेगरीज इसकी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई देखो, जो जो स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे अभी ये 1 मीटर वाइड था, तो इसको एस्टिमेट कर पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एंड ये बहुत तेज स्पीड से आता है। बट इससे बहुत सारी डस्ट प्रोड्यूस होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, इससे पब्लिक पैनिक क्रिएट हुआ। कई जगह पे इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जा रही थी अर्थक्वेक को, उसको लेके अलार्म रेज हो गए, एंड कई जगह पर तो आप ये मान सकते हो कि भाई इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन का अलार्म बज गए। तो वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम देखने को मिली कि इसको मिस इंटरप्रेट किया गया काफी सारे सेंसर्स के द्वारा। तो कहते हैं कि भाई ये कंप्लीटली आपका नेचुरल था। यहाँ पर नासा ने इसको कंफर्म किया। एंड यहाँ पे एटमॉस्फेरिक शील्ड डाटा की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं नेचुरल एक्सपेरिमेंटेशन में हमारी हेल्प कर सकता है, कि इससे हमें ये पता लग सकता है कि एटमॉस्फेयर किस तरह से फंक्शन करता है इस तरह के ऑब्जेक्ट से अर्थ को प्रोटेक्ट करने में। तो लास्ट में ये कहा जाता है कि भी देखो, अभी अपने पास कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेन स्टार करके है एक, कैटलिना स्काई सर्वे है, एंड इवन वेरा वेरा रूबीना ऑब्जर्वेटरी है। तो ये कहते हैं कि भी डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि आपके डिटेक्शन में हेल्प करता है। वैसे इंफ्रारेड डिटेक्शन एडवांटेज भी हमारे पास आ जाती है। ये ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स में यूज किया जाता है, जिसमें डार्क और कार्बन रिच एस्ट्रॉइड्स को हम ट्रैक कर सकते हैं, बिकॉज सनलाइट के कारण कई बार ये दिखते नहीं है, बट स्टिल हम इसको कर सकते हैं। एंड यूएस ने, नासा ने स्पेशली डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्टिंग टेस्ट यानी डार्ट को परफॉर्म किया था, जहां पर आप ये कह सकते हो कि भी इन केस कोई भी आपका
सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आता है तो उसको डाइवर्ट करने का काम कर सकता है, बिकॉज आपकी जो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है, जो आपका ये प्रिंसिपल है, इसको यूज करके हम इसके पाथ को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है। इंडिया की तरफ से नेत्रा एक इंपॉर्टेंट आपकी ऑब्जर्वेटरी है जो इस तरह की अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करती है। एंड वैसे यहाँ पर यूएन बैक एक संपैक भी है, यानी स्पेस मिशन प्लानिंग एडवाइजरी ग्रुप, जो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो ये आपके क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अब बात करते हैं रत्नाकर जी की। देखिए, ये अभी इनकी रिसेंटली डेथ हुई, बट इनकी जो खोज खबर थी अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसने हमारी सोच को हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में काफी चेंज किया। तो सबसे पहले हम प्रोमिनेंट फीचर्स जान लेते हैं लाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। वैसे ये साइट्स आपकी जनरली एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंडर कवर है। अब इसका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया के अंदर काफी बड़ा एक स्ट्रेच देखने को मिलता है। सुतकंगा दौर जो है वो वेस्ट में इसकी आपकी लोकेशन है, सबसे एक्सट्रीम पे। आलमगिरीपुर जो है ईस्ट में है। मंडा जो है वो नॉर्थ में है। एंड दैमाबाद जो आपका साउथ में है। कहते हैं वैसे हड़प्पा जो साइट है 1921 में दयाराम जी ने इसे खोजा था। ये पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब में आपको मिलते हैं। यहाँ पर लार्ज ग्रीनरी मिली थी हमें, ग्रीनरी, और उसके अलावा वर्कर्स के क्वार्टर्स मिले थे। सिंध पाकिस्तान में मोहनजोदारो मिल जाती है, जो कि आर डी बैनर्जी ने 1922 में खोज की थी। ग्रेट बाथ, मल्टीपलर असेंबली हॉल्स, और इसके साथ साथ डांसिंग गर्ल का फिगर भी यहीं पर ही हमें मिला था। लोथल की अगर बात कीजिए, गुजरात में लोकेटेड है। मरीन टाइम ट्रेड सेंटर था ये, मैसिव आपके यहाँ पर आर्टिफिशियल डॉकयार्ड टाइप आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा धोलावीरा है, ये भी अगेन गुजरात के अंदर है। यहाँ पर ट्रिपल टीयर सिटी आपको देखने को मिली थी। एंड कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी आपको यहाँ पे देखने को मिला था। तो ये मैप है, आप इस मैप में लोकेशंस को अच्छे से देख लेना। तो कहते हैं कि भाई इसमें क्या फीचर्स आपको देखने को मिले, तो एडवांस टाउन प्लानिंग देखने को मिली। यहाँ पे आपके रोड्स रेक्टेंगली एक 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे के साथ काट रहे थे। दो पार्ट में सिटी डिवाइडेड थी, एक सिटाडल जिसको आप वेस्ट में देखते हो, एंड लोअर टाउन जिसको आप ईस्ट में देखते हो, जिसमें रेजिडेंशियल क्वार्टर्स थे। इसमें फोर्टिफाइड लेआउट आपको देखने को मिलती है एंड ग्रीनरीज देखने को मिलती है। तो सिटीज को प्रोटेक्ट किया गया था वॉल्स के थ्रू, एंड यहाँ पे वेल वेंटिलेटेड ग्रीनरीज आपको देखने को मिली थी। एंड मोर ओवर यहां से ये पता लगता है कि भाई सरप्लस ग्रेन हुआ करते थे। एग्रीकल्चर प्राइम आपका ऑक्यूपेशन हो सकता है जिसके थ्रू इसको बिल्ट किया गया। एंड यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की बात की जाए तो काफी अच्छी देखने को मिलती थी। सैनिटेशन का एडवांस नेटवर्क थे जो कि आज की डेट में भी इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इंडिविजुअल ड्रेन्स आपके कनेक्ट थे मेन स्ट्रीम ड्रेन्स के साथ जो कि कवर्ड थे। मोर ओवर बर्न ब्रिक्स का यूज किया गया था जो कि आपको और किसी भी सिविलाइजेशन में नहीं देखने को मिलता है। ट्रेड की बात की जाए मेसोपोटामिया, पर्शिया, ओमान, इन सब के साथ इनकी ट्रेड देखने को मिलती है। मोर ओवर यहाँ पे डांसिंग गर्ल का स्टैचू देखने को मिला, बट वो लॉस्ट वेक्स टेक्निक से बनाया गया था कि पहले आप एक स्टैचू बनाएंगे, उसके अंदर वेक्स को फिल करेंगे और फिर उसको वेक्स को मेल्ट करके बाहर निकाल देंगे एंड उसके अंदर मेटल को डाल के उस स्टैचू को क्रिएट किया गया था। एंड जो दाढ़ी वाले प्रीस्ट है, ब्रीडेड प्रीस्ट, अगर इनकी बात की जाए तो ये टेराकोटा से बनी हुई थी आपकी। एंड उसके अलावा रेड एंड ब्लैक पॉटरी भी यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिलती है। 2000 के ज्यादा अलग विभिन्न प्रकार के हमें यहाँ पर सील्स इंस्क्रिप्ट्स देखने को मिली है। स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं की गई, पिक्टोग्राफी का इसमें यूज किया गया। बट यस, अगर हम बात करें सील में, पशुपति सील काफी इंपॉर्टेंट है एंड यूनिकॉर्न की सील भी काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे सेकुलर देखने में लगते हैं बिकॉज यहाँ पर कोई टेम्पल वगैरह का आपको एग्जिस्टेंस नहीं देखने को मिलता। वैसे इकोनॉमी एग्रीगेरियन थी क्योंकि वीट, बार्ले और आपके पी, सीसम, ऐसे कुछ क्रॉप्स के एविडेंसेस हमें मिले। कॉमर्स काफी थ्राइव करता था, मेसोपोटामिया, ओमान, ईरान के साथ इनका ट्रेड था। अगर बात करें तो एनिमल फिगर्स जैसे यूनिकॉर्न की यहाँ पर देखने को मिलती है। ये कह सकते हैं कि शायद यहाँ की ना हो, कहीं बाहर से आई हो। और पशुपति जो प्रोटो शिवा की बात की जाती है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। वैसे ट्रीज के अंदर विश्वास था, मतलब मदर गॉडेस नेचर को ये पूजते थे, तो पीपल का पेड़ इंपॉर्टेंट रहा है यहाँ पे। एंड नेचुरल फोर्सेस में वो बिलीव करते थे, ऐसा कहना है। तो कहा जाता है कि भाई 1900 बीसीई से आसपास इनकी जो टाउन्स है एकदम से गायब हो गए। कहते मे बी रेनफॉल का पैटर्न आपका शिफ्ट हुआ जिसकी वजह से क्रॉप फेलियर हुआ, उस वजह से सरस्वती ने अपना रास्ता बदल लिया, उसकी वजह से भी हो सकता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन सॉइल और वुड रिसोर्सेज की वजह से भी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। या किसी और कल्चर ने, जैसे आर्यन इन्वेजन की भी एक थ्योरी है जिसके थ्रू मे बी पॉसिबल इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया।
तो ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। आइए अब बात करते हैं एपेक्स कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली, आपको पता होगा, एक मर्डर केस था, शर्मा मर्डर केस। उसमें जो मीडिया का अटेंशन जिस केस के ऊपर था, उसको सो मोटोली अपने अंडर ले लिया। तो कहते भाई ये चीज कहीं कहीं ना कहीं थोड़ी गलत है। तो अगर बात की जाए सो मोटो कॉग्निजेंस की, मतलब ऑन इट्स ओन मोशन, तो ये आपकी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई वो किसी भी केस को अपने आप से अपने पास ले सकती है। तो इसकी पावर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 से आती है। तो कहते हैं कि भाई ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से अलग है एंड क्रिमिनल अपील की पावर से भी थोड़ा अलग है। कहते हैं कि भाई इसमें इशू क्या है। कहते हैं भाई इस तरह से अगर आप बात करें तो आप बाईपास कर रहे हैं, अंडरमाइन कर रहे हैं लोअर कोर्ट की अथॉरिटीज। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। मीडिया ड्रिवन जुडिशियल एजेंडा कहीं ना कहीं जो प्राइम इश्यूज हैं आपकी जुडिशरी के पास, उसको डिल्यूट करते हैं। एडिशनली अगर बात की जाए तो यहाँ पे प्रिजुडिस देखने को मिल सकता है इंक्वायरी के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम है। एंड यहाँ पे मिस एलोकेशन हो सकती है आपके रिसोर्सेज की, बिकॉज जुडिशरी का टाइम बहुत प्रीशियस है एंड इनको इस तरह के मुद्दों पे वेस्ट नहीं किया जा सकता, जो कि आपकी लोकल कोर्ट भी हैंडल कर सकती है। तो कहते हैं कि भाई देखो यहाँ पर एक बेनिफिट ये भी है कि इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट रहेगी एंड कहीं ना कहीं स्टेट एक्शन यहाँ पे एक कैटलिस्ट का काम कर सकता है। बट यहाँ आपको कहीं ना कहीं जो कोर्ट्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है फंक्शनरीज एंड फंड की, उसको इंश्योर करना होगा। एंड कहा जाता है कि भी देखो आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को यहाँ पे अप्लाई करो, आप इसे एज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी के तौर पे यूज कीजिए। आप यहाँ पे इसे लोकल बेसिस पे लाइक किसी छोटे छोटे केसेस के अंदर यूज मत करो, बड़े केसेस के अंदर जहां पर मुद्दा बहुत संगीन हो वहां पर यूज कर सकते हैं। सबॉर्डिनेट जुडिशरी की बात करें तो यहाँ पर आप उनके लाइक इंस्टीट्यूशन को हार्म कर रहे हैं, तो सिंगुलर हेरोइक इवेंट या इंटरवेंशन ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं लोअर जुडिशरी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप कोशिश कीजिए लोअर जुडिशरी की वैकेंसीज को फुलफिल करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड यहाँ पे क्लियर क्राइटेरिया होना चाहिए किस बेसिस पे इन इस तरह के केसेस को आप लेते हैं। ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इससे रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन और ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन। आज के डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।